क्लास 10th का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। और ये नया वाला नंबर है, ठीक है। तो यहाँ देखो कोऑर्डिनेशन क्या होता है। कोऑर्डिनेशन जैसे तुमने देखा होगा तुम्हारे नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी आप ये वर्ड यूज कर रहे होते हो कोऑर्डिनेशन। तो जब आपके बॉडी के अलग अलग ऑर्गन जो है किसी स्टिमुलस को देखते हैं, बताऊंगा मैं स्टिमुलस क्या होता है, तो किसी स्टिमुलस को देखते हैं और उसके बदले में रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है, उसके बदले में रिस्पॉन्ड करते हैं मिलकर, सारे ऑर्गन्स मिलकर जब उसके बदले में रिस्पॉन्ड करते हैं तो अपन उसको कोऑर्डिनेशन कहते हैं, ठीक है। ये वर्ड आप डे टू डे लाइफ में भी यूज करते हो कि उससे कोऑर्डिनेट कर लेना, मतलब उसके साथ मिलकर इस चीज को एग्जीक्यूट कर देना, ठीक है। तो वैसे ही जब बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स जो हैं, ठीक है, आपस में मिलकर जो है एक एप्रोप्रिएट रिएक्शन जनरेट करते हैं, ठीक है, एक सही हिसाब से एप्रोप्रिएट रिएक्शन जनरेट करते हैं स्टिमुलस के रिस्पॉन्ड में किसी बाहर की चीज को देखकर, तो अपन उसको कोऑर्डिनेशन कहते हैं। अब स्टिमुलस क्या है, तो स्टिमुलस एनवायरनमेंट में ऐसा कोई भी चेंज, स्टिमुलस एनवायरनमेंट में ऐसा कोई भी चेंज है जिसके रिस्पॉन्ड में आप कोई एक्शन जनरेट करते हो या रिएक्ट करते हो या फिर आप रिएक्ट करते हो, उसको स्टिमुलस कहते हैं। जैसे सांप देखा आंखों और आप भाग लिए, ठीक है, या कोई खतरों का खिलाड़ी है तो डंडा लाएगा और दे डंडा सांप की चटनी बना देगा, ठीक है। तो सांप चल रहा था आपने देखा तो वो स्टिमुलस है, ठीक है, वो क्या है हमारा स्टिमुलस, सांप देख लेना और फिर उसके रिस्पॉन्ड में भाग जाना या डंडे से उसकी चटनी बना देना, ठीक है। ये क्या है आपका, ये है आपका क्या है, आपका रिएक्शन है उसके साथ, ठीक है, उसकी क्रॉस में क्या है आपका ये रिएक्शन है, ठीक है। तो अब जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में के लिए इंसानों में, एनिमल्स में, स्पेशली एनिमल्स में दो तरीके के सिस्टम इन्वॉल्व हैं, एक तो नर्वस सिस्टम है और एक एंडोक्राइन सिस्टम है, ठीक है। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए हम इंसानों के अंदर या सारे एनिमल्स, पूरे एनिमल जगत के अंदर जो है, एनिमल किंगडम के अंदर जो है दो सिस्टम है, एक नर्वस सिस्टम और एक एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है, एक नर्वस सिस्टम और एक एंडोक्राइन सिस्टम। समझिए नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है। तो नर्वस सिस्टम जब भी स्टिमुलस देखता है तो वो देखता है क्या, जब भी नर्वस सिस्टम को कि स्टिमुलस महसूस होता है तो रिसेप्टर ऑर्गन उसको रिसेप्ट करता है, रिसीव करता है, ठीक है। उसके बाद वो रिसेप्टर ऑर्गन उसको सेंसरी नर्व तक लेके जाता है, सेंसरी नर्व में डाल देता है, सेंसरी नर्व जो है उसको ब्रेन तक लेके जाते हैं या स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जाते हैं, ठीक है। फिर ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड जो है एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स जनरेट करता है और वो रिस्पॉन्स जो है इफेक्टर ऑर्गन को बोल देता है, मसल्स जो है उनको बोल देता है कि भाई ये काम करो, ठीक है, मसल्स को, ठीक है। तो ये तरीका होता है हमारा। देखो बेटा ये लाइन थोड़ी सी उल्टी हो गई, देखो सबसे पहले क्या स्टिमुलस जनरेट होगा, आप जो भी स्टिमुलस देखोगे वो रिसेप्टर ऑर्गन तक जाएगा, कहाँ जाएगा, रिसेप्टर ऑर्गन तक जाएगा, ठीक है, रिसेप्टर ऑर्गन तक जाएगा वो हमारा स्टिमुलस, और रिसेप्टर ऑर्गन उसको सेंसरी नर्व के रास्ते ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड को दे देंगे, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड जो है उसको मोटर नर्व को ट्रांसफर करेगा, ठीक है, मोटर नर्व को। और जो हमारे शरीर में मोटर नर्व्स हैं वो हमारे इफेक्टर ऑर्गन को बोलेंगे कि भाई ये काम करना है और फिर उसके हिसाब से हम रिस्पॉन्ड करेंगे। अब इसको एक एग्जांपल से समझो कि ना तुम ना एक सांप रेंगता हुआ देख रहे हो, ये स्टिमुलस है, ठीक है, ये क्या हमारा एक स्टिमुलस, किसने देखा, आपकी आंखों में, वो रिसेप्टर ऑर्गन है। तो आंख के पास ऑप्टिक नर्व होती है, वो ऑप्टिक नर्व उस सिग्नल को कहाँ तक लेके जाएंगी, इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में ब्रेन तक, ठीक है, कहाँ तक लेके जाएंगी, ब्रेन तक। अब ब्रेन क्या करेगा, ठीक है, उस इंफॉर्मेशन को रीड करेगा, इंटरप्रिटेट करेगा और उसके बाद मोटर नर्व को बोलेगा कि भैया अकॉर्डिंग टू आपकी शक्ति, शक्ति मतलब आपकी हिम्मत, अगर आप वो आपके ब्रेन को पता है कि आप डरपोक हो तो ब्रेन क्या बोलेगा, भाई तुम्हें दौड़ना है, ये सिग्नल बोलेगा मोटर नर्व को। मोटर नर्व जो है ये इफेक्टर ऑर्गन आपके पैरों की मसल्स तक ये लेके जाएगी, ये पैरों के मसल्स तक सिग्नल लेके जाएगी कि भाई भाग,
और फिर आप भागने लग जाओगे, ये आपका रिस्पॉन्स। लेकिन आप बहुत हिम्मतीले हो तो ब्रेन जो है कहेगा भैया आप में तो बहुत हिम्मत है, उठा डंडा। उठा डंडा का सिग्नल कहाँ जाएगा? पैरों में नहीं जाएगा, हाथ की मसल्स से जाएगा। कहाँ जाएगा? हाथों की मसल्स में जाएगा। हाथ की मसल उठाएगी, डंडा दे डंडा, सांप का ना एकदम कचूमर निकाल देगी। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम का ये एक तरीका है काम करने का, ये पूरा एक पाथवे है काम करने का। एंडोक्राइन सिस्टम में क्या होता है, जब भी आप कोई स्टिमुलस देख, आपकी बॉडी को एक स्टिमुलस रिसीव होता है तो जो भी एंडोक्राइन ऑर्गन है हार्मोन रिलीज कर देता है, पर्टिकुलर हार्मोन। वो हार्मोन जो है आपके ब्लड में जाता है। कहाँ जाता है? ब्लड में। ठीक है, और ब्लड जो है फिर उसको टारगेट ऑर्गन तक लेके जाता है। ब्लड जो है उस हार्मोन को टारगेट ऑर्गन तक लेके जाता है और टारगेट ऑर्गन उसके हिसाब से रिस्पॉन्स जनरेट करता है। एग्जांपल समझो, आपके दोस्त ने आपको थप्पड़ मार दिया, ठीक है, स्टिमुलस है, थप्पड़ खाना इज अ स्टिमुलस। अब क्या हुआ? तुम्हें गुस्सा आ गया भाई, तुम्हें क्या आ गया? गुस्सा आ गया। ठीक है, तो जैसे ही तुम्हें गुस्सा आ गया तुमने उठाया ईंटा, यही करते हो, डंडा ईंटा जो हाथ पड़ता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि भैया वो तुम्हारे जो एंडोक्राइन ऑर्गन है, ठीक है, उसने क्या किया कि आपको गुस्सा तो आ गया ना, तो उसने जो है एक एड्रेनलिन नाम का हार्मोन जो है रिलीज कर दिया। ठीक है, पहले तो आप मार देते उठा के उसको, ईंटा ईंटा उठा तो लिया आपने, लेकिन जैसे ही एंडोक्राइन ऑर्गन जो कि आपका एड्रेनलिन है, नहीं एड्रिनल ग्लैंड है, उसने क्या किया, एड्रेनलिन नाम का एक हार्मोन रिलीज किया। वो हार्मोन तुरंत आपके ब्लड में गया। तभी आपको देखते हैं ब्लड, गाल लाल हो जाते हैं गुस्से में, है ना? ठीक है, गाल लाल हो जाते हैं। पेट वेट का सब जितना भी शरीर का मोस्ट ऑफ द ब्लड होता है सबका सब आपके हाथों में चला जाता है, क्योंकि हाथ से मारना है, और वो आपके गाल वगैरह में आ जाता है, गुस्से से मुंह लाल हो जाता है इसलिए। ठीक है, वो हार्मोन जो है आपके ब्लड में आया। ठीक है, फिर टारगेट ऑर्गन, बहुत ही ज़्यादा गुस्सीले हो तो भैया दे थप्पड़ मार दोगे। लेकिन क्या हुआ कि एड्रेनलिन कभी कभी क्या करता है भाई, आपके गुस्से को सप्रेस भी कर देता है, फाइट फ्लाइट मोड को आपके सप्रेस भी कर देता है। तो हो सकता है आप ठंडे पड़ जाओगे, जा माफ किया, निकल ले यहाँ से। ठीक है, तो रिस्पॉन्स है। या तो आप ईटा फेंक के मार दोगे, वो भी रिस्पॉन्स है। और अगर आप प्यार से बोल रहे हो ठीक है जा माफ किया, वो भी एक रिस्पॉन्स है। ठीक है, तो ये हमारा एंडोक्राइन सिस्टम इस तरीके से हमसे काम करवा रहा होता है। क्लियर है बात? तो देखो नर्वस सिस्टम, अब हमारा नर्वस सिस्टम स्टार्ट होगा, वो तो मैंने सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दिया था। तो नर्वस सिस्टम जो है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम करता है नर्वस और मस्कुलर टिश्यूज के द्वारा। नर्वस सिस्टम जो है इसमें दो तरीके के आपके सिस्टम टिश्यूज हैं, एक नर्वस टिश्यू है, एक मस्कुलर टिश्यू। तो नर्वस टिश्यू जो है वो एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क है नर्व सेल या न्यूरॉन्स का। ठीक है, नर्वस टिश्यू जो है एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क है नर्व सेल का या फिर न्यूरॉन्स का। ठीक है, नर्व सेल्स या फिर हमारे न्यूरॉन्स का क्या है, ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क है। ठीक, कौन? नर्वस टिश्यू। और ये स्पेशलाइज्ड है इंफॉर्मेशन को कंडक्ट करने के लिए। इसका स्पेशल काम क्या है कि ये इंफॉर्मेशन को कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से कलेक्ट करके ब्रेन, और ब्रेन से फिर अलग अलग पार्ट तक, ये काम है इसका टोटल। ठीक है, अब बात आती है न्यूरॉन की। ठीक है, न्यूरॉन, तो न्यूरॉन क्या है? ये आपकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ नर्वस सिस्टम की। न्यूरॉन जो है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम की। मतलब मैं अगर आपसे पूछूं कि आपके नर्वस सिस्टम में सबसे छोटा क्या है, न्यूरॉन। सबसे छोटा और फंक्शनल यूनिट क्या है? तो दैट इज न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखिए, आप गौर से देखना न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। तो न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको दिख रही होंगी छोटी छोटी ब्रांच शेप, ये डेंड्राइट्स होती है। ये क्या होती है? डेंड्राइट्स। बिल्कुल सेंटर में न्यूक्लियस होता है। सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों तरफ जो ब्लैक ब्लैक शेडेड है द सेल बॉडी। ठीक है, फिर आगे आप देखोगे छोटे 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 बीड शेप के आपको चीज़ें दिख रही हैं, वो आपका एक्सॉन है। और फाइनली जो है फिर से आपको ब्रांचेस, थोड़ी मोटी मोटी ब्रांचेस शेप दिख रही होगी, वो नर्व एंडिंग, वो आपकी क्या है? नर्व एंडिंग। ठीक है, तो न्यूरॉन काम कैसे करता है? तो आपके रिसेप्टर में, तो बेटा आपके रिसेप्टर्स कौन कौन से हैं, गौर से देखेंगे अपन। तो हमारे पास जो रिसेप्टर्स हैं वो पहला आता है, जैसे एक है फोटो रिसेप्टर।
फोटो रिसेप्टर, तो ये है आपकी आईज। दूसरा रिसेप्टर होता है आपका फोनो रिसेप्टर। फोनो रिसेप्टर, तो ये है आपके ईयर्स, ठीक है। गस्टेटरी रिसेप्टर, ठीक है। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, और पांचवा थर्मो रिसेप्टर, पांचवा है थर्मो रिसेप्टर, ठीक है। तो देखो गस्टेटरी रिसेप्टर में क्या आ जाती है आपकी टंग, जो टेस्ट को, जो टेस्ट करे, जो रिसेप्टर टेस्ट करता है वो गस्टेटरी रिसेप्टर है टंग। ऑल्फैक्टरी में आपका नोज, जो स्मेल करता है। थर्मो रिसेप्टर स्किन, जो टेम्परेचर को सेंस करता है, सेंस टेम्परेचर, ठीक है। अब यहाँ समझो गौर से, तो आपके इन पांचों रिसेप्टर में से कोई भी रिसेप्टर अगर कोई इंफॉर्मेशन को एक्वायर करता है, मतलब उसे कोई इंफॉर्मेशन मिलती है, तो वो इंफॉर्मेशन एक्वायर कहाँ पे पहुंचती है, वहां से उस रिसेप्टर से वो इंफॉर्मेशन पहुंचती है इस पॉइंट पे। ये रेड वाला मार्क किया ना, इसको बोलते हैं डेंड्राइटिक टिप। डेंड्राइटिक टिप, डेंड्राइट की टिप पे यहाँ आती है। फिर वो डेंड्राइट की टिप से बेटा सेल बॉडी होते हुए, ठीक है, क्या होता है कि वो आपकी डेंड्राइटिक टिप से सेल बॉडी होते हुए एक्सॉन, और एक्सॉन से नर्व एंडिंग तक जाती है, ठीक है। तो द इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर इज एक्वायर्ड एट द एंड ऑफ द डेंड्राइटिक टिप। रिसेप्टर से जो इंफॉर्मेशन आई है वो कहाँ जाएगी, डेंड्राइटिक टिप ऑफ द नर्व सेल। और जैसे ही वो इंफॉर्मेशन डेंड्राइटिक टिप्स पे पहुंचती है, तो आपके पूरे नर्व सेल के अंदर एक केमिकल रिएक्शन जनरेट होता है। जैसे ही वो इंफॉर्मेशन, ठीक है, रिसेप्टर से आपके डेंड्राइटिक टिप पर पहुंचती है, तो क्या होता है, केमिकल रिएक्शन जनरेट होता है, ठीक है। वो क्या करता है कि एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्रिएट करता है। वो आपकी जो है एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्रिएट करता है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन होगा कहाँ, डेंड्राइटिक टिप पे। जैसे इंफॉर्मेशन जाएगी नर्व सेल के अंदर, एक क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगा, और केमिकल रिएक्शन की वजह से इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होगा, ठीक है। सिंपल से शब्दों में के रिसेप्टर को इंफॉर्मेशन मिली, वो कहाँ गई, डेंड्राइटिक टिप पे। जैसे ही वो डेंड्राइटिक टिप में गई, नर्व सेल के अंदर एक केमिकल रिएक्शन हुआ, और उस केमिकल रिएक्शन की वजह से नर्व के अंदर, नर्व सेल के अंदर एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट हुआ, ठीक है। अब वो जो सिग्नल है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल या इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है, वो डेंड्राइट से जाएगा सेल बॉडी, और सेल बॉडी से जाएगा एक्सॉन, ठीक है। कहाँ जाएगा, एक्सॉन। फिर क्या होगा, एक्सॉन के एंड पे, एक्सॉन के एंड पे कुछ केमिकल्स रिलीज होंगे, ठीक है। एक्सॉन के एंड पे कुछ केमिकल्स रिलीज होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का एक इफेक्ट होगा वहां पे, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की इफेक्ट की वजह से, ठीक है। एक्सॉन पे, एक्सॉन की एंडिंग पे क्या रिलीज होंगे, केमिकल्स। क्यों होंगे, कि जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आ रहा है ना, उसकी वजह से, ठीक है। तो ये जो केमिकल रिलीज हुआ है, ठीक है, केमिकल रिलीज हुआ है, अब वो क्या करेगा, दो न्यूरॉन्स के बीच का जो गैप है, जिसे हम साइनेप्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो दो न्यूरॉन्स के बीच का गैप है, ठीक है, जो दो न्यूरॉन्स के बीच का गैप है, जिसे हम साइनेप्स कहते हैं, उसको क्रॉस करने में हेल्प करता है। ये केमिकल जो है क्या करेगा, उन दो न्यूरॉन्स के बीच के गैप को क्रॉस करने में हेल्प करेगा उस सिग्नल को। और तुरंत फिर जैसे ये केमिकल गया न्यूरॉन के एंडिंग, नर्व एंडिंग से केमिकल की फॉर्म में गया, और अगले डेंड्राइटिक, अगले न्यूरॉन के डेंड्राइटिक टिप पे जाके चिपक गया। फिर वहां केमिकल रिएक्शन हुआ, केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट हुई, और ऐसा चलता रहता है, ऐसा चलता रहता है। तो द सिमिलर साइनेप्स फाइनली अलाउज डिलीवरी ऑफ सच इम्पल्स।
इसी तरीके की जो है क्या बोलते हैं साइनेप्स जो हैं, बहुत सारे गैप्स एक न्यूरॉन के बाद दूसरे न्यूरॉन के, दूसरे के बाद तीसरे के बीच में ये जो गैप्स आ रहे हैं ना, ठीक है, ये जो गैप्स आ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, इन इम्पल्स को, इन सिग्नल्स को आगे पास ऑन करते चले जा रहे हैं, चाहे वो मसल ग्लैंड तक जाए या मसल सेल्स तक जाए या किसी ग्लैंड तक जाए। ठीक है, तो ये है आपका न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जहाँ पे न्यूरॉन और मसल्स एक दूसरे से अटैच होगी, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो कुछ इस तरीके का है, आप गौर से देखना। वो देखो एक्सॉन आ रहा है, ठीक है, दिख रहा ना आपको एक्सॉन, वो आपके मसल फाइबर और कैपिलरीज जो हैं उधर आकर चिपक रहा है, इसलिए न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोला गया है। ठीक है, उसको और जूम इन करके दिखाया गया है, तो वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह दिख जाएगी आपको, जो हर एक सेल के बेसिक पार्ट्स होते ही हैं। तो न्यूरॉन के पार्ट्स की बात करते हैं बच्चों। तो न्यूरॉन के पार्ट सबसे पहले डेंड्राइट बताया था आपको। डेंड्राइट क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को एक्वायर करता है। तो ये नोट एज इट इज दिमाग में छाप लेना बेटा, एज इट इज। ठीक है, तो डेंड्राइट क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को एक्वायर करता है। पूछेगा डेंड्राइट का फंक्शन क्या होता है, सेल बॉडी का फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो डेंड्राइट क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को एक्वायर करता है, पकड़ता है। जो उसको इन्फॉर्मेशन रिसेप्टर दे रहा है ना, रिसेप्टर से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो कहाँ जा रही है, सबसे पहले उसे कौन ग्रैब कर रहा है, सबसे पहले उसे डेंड्राइट ग्रैब कर रहा है। उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन, ठीक है, क्या करती है, सेल बॉडी से होती हुई इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में सेल बॉडी से होकर गुजरती है। फिर एक्सॉन क्या है, तो एक्सॉन जो है हमारी सेल बॉडी का सबसे लंबा फाइबर है। ठीक है, ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को सेल बॉडी से डेंड्राइट ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन तक पास कराता है। ठीक है, ये जस्ट मैंने आपको बता दिया था, बट एक रिकैप है। साइनेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे साइनेप्स पूछता है, इसकी डेफिनेशन एक नंबर में आती है। अब एक नंबर में आएगी नहीं तो भैया एमसीक्यू में आ जाएगी, डेफिनेशन दी होगी तो बोलेगा पहचानो क्या है। तो साइनेप्स होता क्या है, ठीक है, तो ये गैप है फर्स्ट न्यूरॉन के नर्व एंडिंग और नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट के बीच का। क्या कह रहा हूँ, समझ में आ रही बात। हमारे पास दो न्यूरॉन है, तो फर्स्ट न्यूरॉन की एंडिंग, नर्व एंडिंग और सेकेंड न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के बीच का ये जो गैप है उसे अपन साइनेप्स कहते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट होते हैं, और डेंड्राइट पे क्या होता है, केमिकल सिग्नल जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में जनरेट होते हैं। तो आई होप बेटा सभी को साइनेप्स क्लियर होगा। तो रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, ये क्विक, सडन और इमीडिएट रिस्पॉन्स है आपकी बॉडी के द्वारा किसी स्टिमुलस को। तुमने कभी कभी देखा होगा किसी वजह से तुम्हारी कोनी जो है ना ऐसे टकरा जाती है, किसी जो एकदम जोर से झटका लगता है, खटैक से हटा देते कोनी वहां से, है ना। ठीक है, समझ में आ गई बात। जैसे कोनी धोखे से कहीं से टच हो गई, एकदम ऐसे जोर से करंट लगता है, अटैक झटक से हटाते हो, सोचते भी नहीं हटा देते हो। ठीक है, ये जो किया ना आपने, ये जो आपने किया, दिस इज रिफ्लेक्स एक्शन। ये रिफ्लेक्स है, बिना सोचे समझे कोनी हटा दी। क्या आप फोन पे बात कर रहे थे अपने दोस्त से, ठीक है ना, हेलो और क्या चल रहा है भाई, खाना वाना खाया, नहीं खाया, चल अच्छा, और बता और बता और बता के चक्कर मम्मी ने बोला बेटा चाय बना लाना, भाई चला गया बेटा बेटी जो भी है, पापा की परी या पापा का परा, वो चाय बनाने चला गया। चाय बनाते बनाते फिर वो फोन पे चालू है, अभी धोखे से उसका हाथ जो है ना वो चाय के पतीले पे लग गया, मतलब वो देख कहीं और रहा था, ऐसे करके धोखे से मतलब ऊपर देखने लग गया, कुछ उतार रहा वही पतीले से टच हो गया, यूं हटाते हो ना जोड़ से, बिना सोचे समझे। ये है रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, ये है रिफ्लेक्स एक्शन। और भैया रिफ्लेक्स एक्शन ना, सुनो इधर लाल से मार्क किया है, आएगा ही आएगा। ठीक है, 5 नंबर में क्वेश्चन आता है, तोड़ तोड़ के पूछता है। 1 नंबर में रिफ्लेक्स एक्शन की डेफिनेशन पूछेगा और बहुत सारी, फिर 2 नंबर या 3 नंबर में बोलेगा एक एग्जाम्पल देकर रिफ्लेक्स आर्क बनाकर दिखाओ। रिफ्लेक्स एक्शन अलग है, आर्क अलग है। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन अलग है, रिफ्लेक्स आर्क अलग है। एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, क्विक सडन इमीडिएट रिस्पॉन्स किसी स्टिमुलस को बिना सोचे समझे, ठीक है, वो है आपका रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन आई होप क्लियर हो गया होगा। स्टिमुलस अभी आपको डेफिनेशन बता के आया था, ये सेम डेफिनेशन है कि एक ऑब्जर्वेबल जिसे देख सकते हैं, डिटेक्टेबल जिसे आप डिटेक्ट कर सकते हो, एक्सटर्नल या इंटरनल एनवायरनमेंट में चेंज, ठीक है, जिसके रिस्पॉन्ड में एनिमल रिएक्ट करता है, उसको अपन स्टिमुलस कहते हैं। ऐसी कोई भी चीज जैसे देखकर
डिटेक्ट कर कर, ठीक है, वो इंटरनल भी हो सकता है आपके शरीर के अंदर या बाहर, एनवायरनमेंट में बाहर भी हो सकता है। तो उस चेंज को अपन लोग क्या बोलते हैं, स्टिमुलस, और इसके रिस्पॉन्ड में हमेशा हम रिएक्ट करते हैं। फिर एक होती है रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है, रिफ्लेक्स आर्क। तो ये जो मैंने बोला ना कि आपने कोनी धोखे से टक्कर लग गई और आपने तुरंत हटा ली बिना सोचे समझे, तो ये कैसे हो रहा है, ठीक है, कैसे हो रहा है? तो देखो, तो वो रिफ्लेक्स आर्क क्या है, ये वो पाथवे है जिससे नर्व इम्पल्स जो है रिफ्लेक्स एक्शन के टाइम पे पास होती है। रिफ्लेक्स आर्क, एक नंबर में रिफ्लेक्स एक्शन, एक नंबर में रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। तो रिफ्लेक्स आर्क क्या है, ये वो रास्ता है जिससे आपकी नर्व इम्पल्स जो है रिफ्लेक्स और एक्शन के दौरान, रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान क्या होती है, पास होती है, ठीक है, उसको अपन बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। गॉट दैट, क्लियर है आपको कि नहीं? तो देखो एग्जाम्पल के जरिए समझाया कि मान लो आपको एक हीट जो कि स्टिमुलस है, पतीला छू लिया आपने, तो आपकी स्किन इस चीज को डिटेक्ट करेगी, डिटेक्ट करके जो है तुरंत सिग्नल भेजेगी स्पाइनल ऑर्गन को, स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है, स्पाइनल ऑर्गन यानी स्पाइनल कॉर्ड को भेजेगी। स्पाइनल कॉर्ड तुरंत क्या करती है, आपकी जो मसल्स हैं हाथ की, उनको, जिसे इफेक्टर ऑर्गन बोला गया है, ठीक है, उसको सिग्नल जनरेट करती है कि भाई हटना है, यहाँ से हटो जल्दी। तो जो इफेक्टर ऑर्गन है आपके हाथ की मसल्स हैं, तुरंत एक्शन में आ जाती है और तुरंत आप हाथ विड्रॉल कर लेते हो। तो ये है रिफ्लेक्स आर्क या रिफ्लेक्स आर्क। यही हुआ ना, हाथ पतीले से छुआ, ठीक है, सिग्नल कहाँ गया, स्किन में, स्किन से स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड से फिर वापस कहाँ आया, इफेक्टर ऑर्गन यानी आपकी मसल्स में, और उसके बाद तुरंत हाथ हट गया। तो जिस रास्ते से ये एक्शन हुआ है उस रास्ते को रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। पढ़ाई देखो, ये रहा हमारा एक पूरा ये डायग्राम, ऐसे लिखो, इसके ऊपर ऐसे लिख देना कि ना, ऐसे लिखो, मैं लिखता हूँ रेड पेन से लिखूं, ग्रीन से, ग्रीन लिखता हूँ, हिंदी में लिखूंगा, आएगा ही, बनाने को नहीं आता, ठीक है, ये ना आपको जनरली लेवल करने को आ जाता है। किस्मत बहुत बढ़िया रही तो बनाने को आ जाएगा, और बढ़िया का मतलब तुम समझ रहे हो, एंड मुबारक हो कि आपकी किस्मत बहुत बढ़िया है, आपको भी पता है, ठीक है। तो ये डायग्राम जरा गौर से देखो, अपनी एनसीईआरटी रेफर कर लेना बेटा, मैं तुम्हें ना, और ये एग्जाम्पल और ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का आ रहा है, मैं बता रहा हूँ ना, यही वाला एग्जाम्पल देना होता है। और वो रिफ्लेक्स एक्शन आर्क, एक एक नंबर की डेफिनेशन, 2 नंबर का ये डायग्राम, 1 नंबर में कुछ और पूछता है वो, ठीक है। तो देखो कैसे काम करता है ये डायग्राम का केस। तो देखो तुम्हें ना वही जो पतीले वाला मैं एग्जांपल समझा रहा था, तो तुमने अनइंटेंशनली, ना चाहते हुए भी क्या किया, कैसे भी, कहीं बिजी हो गए फोन वोन पे, जहाँ पे भी हो आप, ठीक है, तो आपने धोखे से चाय बनते हुए पतीले में, खोलते हुए पानी के पतीले को छू लिया, और ये कस के आपको हाथ जो है गर्म फील हुआ, तो तुरंत ये सिग्नल जाएगा सीधे सीधे, तुरंत हाथ, हाथ से स्किन, स्किन से होते हुए कहाँ जाएगा, आपकी सीधे जाएगा सेंसरी न्यूरॉन के रास्ते, कहाँ, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड तुरंत एक सिग्नल जनरेट करेगी, मैसेज जनरेट करेगी, वो मोटर न्यूरॉन और रिले न्यूरॉन को देगी, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड में घुसा, स्पाइनल कॉर्ड ने वो इन्फॉर्मेशन रिले न्यूरॉन को दी, ए भाई हाथ हटा, हाथ हटा, हाथ हटा, हाथ हटा, हाथ हटा, ये वाला सिग्नल मोटर न्यूरॉन को गया, मोटर न्यूरॉन ने तुरंत आपके मसल से नाम उसको चालू कर दिया, ठीक है, और तुरंत मसल्स, आपने हाथ की मसल्स पे जोर लगाया और हाथ हटा दिया, ठीक है। लेकिन देखो, आपके सिग्नल को प्रोसेस करता है रिफ्लेक्स आर्क वाली सडन सिग्नल्स को प्रोसेस करता है आपका स्पाइनल कॉर्ड। लेकिन ऐसा नहीं है कि ब्रेन, देखो इसका ब्रेन, इसमें ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, रिफ्लेक्स एक्शंस में ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि ब्रेन को इन्फॉर्मेशन नहीं गई है, ब्रेन को गई है, अ पार्ट ऑफ सिग्नल हैज बीन सेंट टू द ब्रेन, ठीक है। ब्रेन वैसे भी बहुत बिजी है, ये फालतू चीज़ों पे ध्यान नहीं देता, यहाँ चला रहे हो तुम हैं, तुम्हारी कोनी टच हो जा रही है, ब्रेन और दूसरी चीज़ों में बहुत बिजी है, आप लोगों का भी हमेशा ही बिजी रहता है, पढ़ाई के अलावा बिजी है। तो ब्रेन जो है क्या बोलते हैं, ब्रेन को एक सिग्नल गया है, लेकिन ये सब कुछ करवाया किसने, इस सभी पूरे गेम का, इस पूरे गेम का जो मेन हमारा वो था राजा, या जो एग्जीक्यूटर था, वो स्पाइनल कॉर्ड थी, ठीक है। वो कौन थी, हमारी स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड तक ये सिग्नल ने, स्पाइनल कॉर्ड ने इसको प्रोसेस कराया, ये पूरे रास्ते से देखो
दोबारा सुनाता हूँ, पतीले को छुआ, स्किन जो है रिसेप्टर है, थर्मो रिसेप्टर, उसने तुरंत ये सिग्नल सेंसरी न्यूरॉन के रास्ते आपकी स्पाइनल कॉर्ड को दी, स्पाइनल कॉर्ड ने रिले न्यूरॉन को एक्टिवेट किया, उसको बोला भाई मोटर न्यूरॉन को बोल कि हाथ हटवाए, मोटर न्यूरॉन ने इफेक्टर मसल्स को जो आर्म्स में होते हैं उसको बोला भाई हटा लो हाथ, ठीक है, और थोड़ा सा सिग्नल ब्रेन को चला गया, स्पाइनल कॉर्ड के पास से ही थोड़ा सा सिग्नल ब्रेन को चला गया, तभी तो बाद में जब जल जाता है तब पता चलता है ना, हटा तो तुरंत लिए, बाद में जलन तो महसूस हुई ना, ये कौन करवा रहा है, ब्रेन। तब ब्रेन कहता और छू और कर फोन पे बात, ठीक है, और बना चाय पतीले में फोन पे बात करते हुए, ठीक है, या मैगी बना, समझ में आ रही बात। तो रिस्पॉन्स, इट इज अ फाइनल रिएक्शन आफ्टर द रिफ्लेक्स एक्शन। रिस्पॉन्स क्या है कि रिफ्लेक्स एक्शन के बाद जो आपने फाइनल रिएक्शन लिया, ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन के बाद जो आपने फाइनल रिएक्शन लिया, तो रिस्पॉन्स 3 तरीके के होते हैं आपके, वॉलंटरी, इनवॉलंटरी और रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। तो वॉलंटरी क्या होता है, वॉलंटरी एक्शंस वो होते हैं जिन्हें फोर ब्रेन, आपके आगे वाला ब्रेन कंट्रोल करता है, जैसे टॉकिंग, राइटिंग, ठीक है, टॉकिंग और राइटिंग, ये आपके वॉलंटरी एक्शंस हैं। लेकिन देयर आर सम स्टूडेंट्स जिनका फोर ब्रेन कंट्रोल नहीं करता है, कुछ भी अनाप शनाप रख देते हैं, ठीक है। तो वैसे देखो, टॉकिंग सोच समझ के बात करनी चाहिए ना, ऐसे तो कहते हैं सोच समझ के जवाब दिया करो, सोच समझ के बोला करो, है ना, तो ऐसे तो रैंडमली तो कुछ तो बोलते नहीं रहते हो ना, सोचते हो समझते हो तभी तो बोलते हो। राइटिंग सोच समझ के तो लिखते हो, है ना। तो अब बात आती है इनवॉलंटरी एक्शंस की। इनवॉलंटरी एक्शंस आपके, कुछ इनवॉलंटरी एक्शंस को मिड ब्रेन कंट्रोल करता है, कुछ को हिंड ब्रेन, सबसे पीछे का ब्रेन कंट्रोल करता है, ठीक है, कुछ को मिड ब्रेन कंट्रोल करता है और कुछ को हिंड ब्रेन कंट्रोल करता है। सब रखो, मिड किन को कंट्रोल करता है, हिंड किन को कंट्रोल करता है, और फोर ब्रेन किन को कंट्रोल करता है, सब बताऊंगा मैं आगे। अभी सिर्फ आप ये समझो कि वॉलंटरी एक्शंस को फोर ब्रेन कंट्रोल करता है, ठीक है, इनवॉलंटरी एक्शंस को मिड और हिंड ब्रेन कंट्रोल करता है। तो इनवॉलंटरी में हार्ट बीट आपके बस की बात नहीं है, दिल की धड़कन रोकना, वोमिटिंग, आपको लगता है मैंने अपनी उल्टी रोक ली, आप रोक नहीं पाते उसको, कुछ देर के लिए कंट्रोल कर सकते हो, बट आप उसको बाहर आने से नहीं रोक पाते, रोकते ना तो छोटा बच्चा एक बेचारा चाहते हुए भी उल्टी जो है क्लास में कर देता है, बस में कर देता है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए आप हार्ट बीट रोक सकते हो, थोड़ी बहुत सेकंड्स के लिए, ठीक है, नहीं हार्ट बीट तो नहीं कर, सांस रोक सकते हो। वोमिटिंग थोड़ी देर के लिए आप कंट्रोल कर सकते हो, पर आप उसको रोक नहीं सकते। अगर रोक सकते ना तो बस में, मेरी उम्र से बड़े बड़े, मैं तो अपनी उम्र बोल रहा हूँ, मेरी उम्र से बड़े बड़े, तुम तो बच्चे हो अभी, है ना, 40-45 साल के अंकल आंटी भी उल्टी कर देते हैं बस में। अगर रोक सकते वो, तो भैया फिर वो उल्टी ना करते ना, ठीक है। रेस्पिरेशन इनवॉलंटरी है, ठीक है। हार्ट बीट और रेस्पिरेशन तो अगर वॉलंटरी होता तो हम तो इंसान इतना आलसी है ना कि सांस लेना छोड़ देते, ठीक है, और रेस्पिरेशन करना छोड़ देते। तो भगवान ने कहा चल भाई तेरे को नहीं देंगे इन चीज़ों का कंट्रोल तुम्हारे पास नहीं रहेगा, किसी और को देते हैं, तुम्हारे कंट्रोल में रहा तो तुम इतने लेजी हो कि बस सब सत्यानाश कर दोगे। तो अब बात आती है रिफ्लेक्स एक्शंस की, ठीक है। तो रिफ्लेक्स एक्शंस क्या हैं, रिफ्लेक्स एक्शंस वो एक्शंस हैं जिन्हें स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करती है, अभी बताया था, जैसे किसी गर्म चीज को छूकर हाथ को पीछे हटा लेना, ठीक है, ये हमारे रिफ्लेक्स एक्शंस हैं। अब एक नंबर में हाँ ये भी पूछ सकता है कि रिफ्लेक्स एक्शंस की जरूरत क्या है। तो कह रहा है कुछ सिचुएशन, जैसे किसी गर्म चीज को अचानक छू लेना, या कोई आपकी चुटकी काट लेता है ना, छू देता है कुछ, तो हमें बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करना पड़ता है, अदरवाइज हमें हार्म हो जाएगा। आप पतीले से हाथ तुरंत ना हटाओ तो आप चल सकते हो, सोचो कि यार अब हटाना है कि नहीं हटाना, गई खत्म, खेल खत्म। तो हियर रिस्पॉन्स इज जनरेटेड फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ पे जो रिस्पॉन्स जनरेट होता है रिफ्लेक्स एक्शंस में, स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा होता है, ब्रेन के द्वारा नहीं होता है, ठीक है। तो इस टाइम इससे ऐसे रिफ्लेक्स एक्शन कर देने से क्या होगा कि ना, वो आपके एक्शन लेने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, और आप समय रहते हुए बहुत जल्दी जो है एक्शन को जनरेट करेंगे और खुद को इंजरी से बचा लेंगे। अदरवाइज ये सिग्नल ब्रेन तक जाने का इंतजार करोगे, सोचोगे समझोगे कि हटाऊं कि ना हटाऊं, भैया फिर मुबारक हो, आपका हाथ चल जाएगा, ठीक है। तो अब नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम है आपका, ये इसमें 3 मेन चीजें हैं, ठीक है। नर्वस सिस्टम में आपकी 3 मेन चीजें हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से CNS कहते हैं, ठीक है।
फिर है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक सिग्नल ले लेके आ रहा है, उसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। और एक होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, एएनएस। तो मैं इन सब के बारे में आपको धीरे धीरे पढ़ाने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में, ठीक है, सीएनएस के बारे में, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस। तो सीएनएस आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में देयर आर टू थिंग्स, टू मेन थिंग, ठीक है। एक ब्रेन है और एक स्पाइनल कॉर्ड है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दो मेन पार्ट है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं ह्यूमन ब्रेन की। ह्यूमन ब्रेन, तो ह्यूमन ब्रेन क्या है? सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज। आपके पूरे शरीर में जितनी भी एक्टिविटीज चल रही हैं उनको कोऑर्डिनेट करने का काम, उनको कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने का काम हमारे ब्रेन का है। ब्रेन के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें तो इसका वेट जो है 1.4 kg, 1400 ग्राम का होता है लगभग। साइज जो है वो हैंड साइज होता है, एक दिमाग के जितना, हाथ के जितना साइज होता है। पोजीशन जो है ये आपकी खोपड़ी, स्कल के अपर पार्ट में होता है। सबका नहीं होता, ठीक है, थोड़ा मोड़ा वेरिएशन, सबके में मत कंसीडर किया करो, ठीक है। धीरे धीरे टाइम के साथ ये ग्रो होता है। समझ में आ रही बात? छोटे बच्चे को तुम्हारा एक जितना नहीं है ना, सोचने वाली बात है, ठीक है। तुम्हारे ब्रेन और छोटे बच्चे के ब्रेन में, अपनी खोपड़ी और उस बच्चे की खोपड़ी देखो ना यार, फर्क है भाई, ठीक है। तो भैया दोनों का अलग अलग है। फिर ब्रेन के बारे में बात करें तो ब्रेन इज द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी। ये आपके पूरी बॉडी में सबसे मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर, बॉडी को कोऑर्डिनेट कराने का सबसे बड़ा जिम्मा ब्रेन के पास है। और इसके 3 मेजर पार्ट्स हैं, ठीक है। आपके ब्रेन के 3 मेजर पार्ट हैं। सबसे पहला फोर ब्रेन, फिर मिड ब्रेन और देन हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन जो है आपके ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है, इट कवर्स 70% ऑफ योर ब्रेन, ठीक है। फोर ब्रेन जो है कवर 70% ऑफ योर। तो देखो बेटा, फोर ब्रेन जो है आपके ब्रेन का 70% पार्ट जो है वो कवर करता है। अब फोर ब्रेन के भी 3 मेन पार्ट हैं, वैसे तो बहुत हैं, हमारे सिलेबस में 3 मेन पार्ट हैं, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ठीक है। और जैसे मेरे नोट्स में जो जो फंक्शन है, तो देखो बेटा मैंने आपको बोला था फोर ब्रेन है ना। फोर ब्रेन में 3 मेजर पार्ट है, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। तो जो फोर ब्रेन है वो आपके ब्रेन का 70% पार्ट जो है कवर करता है, ठीक है। इसके अलावा दूसरे नंबर पे जो ब्रेन है वो मिड ब्रेन है, और थर्ड नंबर पे हिंड ब्रेन है। हिंड ब्रेन के भी 3 मेन पार्ट है, सेरिबेलम, पॉन्स और मेडुला ऑब्लंगेटा, ठीक है। तो यहाँ जितने भी पार्ट्स दिए हैं उनके सब पार्ट दिए हैं, उनके फंक्शन आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो फोर ब्रेन की बात करते हैं, ठीक है, फोर ब्रेन की बात करते हैं। तो फोर ब्रेन जो है मेन थिंकिंग और लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, क्योंकि 70% कवर कर रखा है तो लार्जेस्ट ही होगा, है ना। मेन थिंकिंग पार्ट है, आप जितने भी थिंक, सोच समझ के जितने भी काम करते हो ना, सब फोर ब्रेन करवाता है। इट इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स और स्पेशलाइज्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये हमारे ब्रेन का सबसे कॉम्प्लेक्स और स्पेशलाइज्ड पार्ट है। भाई थिंकिंग का काम करना है ना, और थिंकिंग इज अ कॉम्प्लेक्स फिनोमेना, तो ये खुद तो कॉम्प्लेक्स होगा ना, और स्पेशलाइज्ड है, ठीक है। इसके अंदर होता है सेरिब्रम, इसके अंदर क्या होता है? सेरिब्रम, ठीक है। तो देखो फोर ब्रेन के फंक्शन क्या क्या है। फोर ब्रेन के फंक्शन, तो थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, फोर ब्रेन जो है आपका थिंकिंग पार्ट होता है, ठीक है। कंट्रोल द वॉलेंट्री एक्शंस, ये आपके वॉलेंट्री एक्शंस को, जितने भी आप अपनी इच्छा के अनुसार लिखना, चलना, है ना, बोलना, ये सब एक्शंस कौन कंट्रोल कर रहा है? आपके फोर ब्रेन, उसमें भी सेरिब्रम। इसके अलावा इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, ठीक है, मेमोरी का काम करता है। फोर ब्रेन जितनी भी मेमोरीज हैं आपकी, सब जो भी इंफॉर्मेशन आप स्टोर करा रहे हो वो सब फोर ब्रेन में, सेरिब्रम में हो रही है, ठीक है। इसके अलावा फोर ब्रेन क्या करता है? रिसीव सेंसरी इंपल्स फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड इंटीग्रेटेड, ठीक है। बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से सेंसरी इंपल्स बोले तो जैसे कि आपको आंखों ने कुछ देखा उसका सिग्नल, कानों ने कुछ सुना उसका सिग्नल, ठीक है। तो बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से सेंसरी इंपल्स को कलेक्ट करेगा और उसके बाद में
उसको इकट्ठा करता है, इंटीग्रेट मतलब इकट्ठा करता है, ठीक है। इसके अलावा सेंटर एसोसिएटेड विद हंगर, आपको भूख लगती है तो भूख लगने का एहसास कौन कराता है? फोर ब्रेन। कौन कराता है बेटा? फोर ब्रेन आपको भूख लगने का एहसास कराता है। उसमें भी कौन है मैं बताऊंगा, ठीक है। फोर ब्रेन में भी थैलेमस, थैलेमस जो है वो आपका सेंटर ऑफ हंगर, ये सेंटर ऑफ हंगर है, समझ में आ गई बात? कौन? थैलेमस। इसके अलावा रीजनिंग, लर्निंग, इंटेलिजेंस सब फोर ब्रेन में है। कौन करवा रहा है? सब फोर ब्रेन करवा रहा है, ठीक है। अब बात आती है थैलेमस की, ठीक है। किसकी बात आती है बच्चों? थैलेमस की। तो थैलेमस क्या करता है आपका, ठीक है। थैलेमस क्या करता है कि इट रिलेज सेंसरी इंफॉर्मेशन टू द सेरिब्रम। आपके सेंसेस ने जितनी भी इंफॉर्मेशन दी है, ठीक है, आपके सेंसेस ने जितनी भी इंफॉर्मेशन दी है उसको क्या करता है ये, ठीक है, इकट्ठा करता है, ठीक है। इसको क्या करता है? इकट्ठा करता है और सेरिब्रम को दे देता है। किसको दे देता है? सेरिब्रम को दे देता है, ठीक है। और इसके अलावा थैलेमस को मैंने बताया ना, सेंटर ऑफ हैंगर एंड थर्स्ट, भूख और प्यास का एहसास कौन दिला रहा है? थैलेमस। हाइपोथैलेमस की बात करें तो ये एक लिंक है किसके बीच में? नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच। हाइपोथैलेमस क्या है? एक लिंक है आपके नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच में, ठीक है। हाइपोथैलेमस मैंने नीचे मार्क किया हुआ है, सेंटर ऑफ कूलिंग एंड हीटिंग, ठीक है, कूलिंग और हीटिंग का सेंटर है, ठीक है। इट कंट्रोल्स आवर फीलिंग्स, हाइपोथैलेमस आपकी फीलिंग्स को कंट्रोल करता है, ठीक है। होती है ना फीलिंग्स, किसी भी तरीके की, दुख हुआ, खुशी हुई, इन फीलिंग्स को कंट्रोल करने का काम किसका है? हाइपोथैलेमस का, ठीक है। उसके बाद आता है बेटा हमारा मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन क्या करता है? मिड ब्रेन जो है आपके इनवॉलेंट्री, कुछ इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे चेंज इन प्यूपिल साइज, प्यूपिल साइज को चेंज करना, एंड रिफ्लेक्ट मूवमेंट्स ऑफ हेड, नेक एंड ट्रंक, ठीक है। आपके प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करना, या आपकी अपने आप कभी धोखे से गर्दन हिलने लगती है ना, अनचाहे गर्दन हिलती है, सिर हिलता है या कमर हिलती है, ठीक है, खड़े खड़े कमर हिलने लगती है वो, तो ये सब कौन करवा रहा है? मिड ब्रेन, ठीक है। ये इनवॉलेंट्री एक्शन उनको कौन करवाता है? मिड ब्रेन। तो इसके अलावा मिड ब्रेन क्या करता है? ये आपके फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन के बीच का एक ब्रिज मान लो, है ना। एक फोर ब्रेन है आगे का और एक पीछे का, तो उसके बीच में क्या हुआ? बीच का, कौन सा? बीच का। और बीच का जो पार्ट है वो क्या है? मिड ब्रेन। बीच का पार्ट कौन है? मिड ब्रेन। इसके अलावा कंट्रोल्स रिफ्लेक्स ऑफ आईज एंड ईयर्स, आईज और ईयर्स के रिफ्लेक्स को कंट्रोल करता है कौन? मिड ब्रेन, ठीक है। तो सेंटर ब्रेन है मिड ब्रेन आपका, बीच में है तो सेंटर ही हुआ, सेंटर ब्रेन। नाउ कम्स टू द हिंड ब्रेन वाला पार्ट। हिंड ब्रेन पीछे का ब्रेन होता है, वो जो ये आपकी गर्दन के साइड में बोलते हैं बुद्धि पे ना मार, बुद्धि पे ना मार, ये यहाँ पे होता है हिंड ब्रेन। तो इसमें तीन मेन पार्ट हैं आपके, सेरिबैलम, ब्रम नहीं है ये, बैलम है, बैलम है ना, मेडुला और पॉन्स। तो सेरिबैलम क्या करता है? आपके पोस्चर और बैलेंस को कंट्रोल करता है। समझो इसका मतलब क्या? पोस्चर और बैलेंस को आप सीधे खड़े, आपको सीधे खड़े कराना, सीधे चलना, साइकिल सही से चलाना, है ना, आपका सीधे खड़े होकर दौड़ना, ठीक है। तो आपकी बॉडी के पोस्चर्स को कंट्रोल करने का काम या बॉडी का बैलेंस बनाने का काम। तुम पहले दिन जब साइकिल सीखते हो तो धड़ाम से गिरते हो, नहीं सीख पाते हो, क्यों? क्योंकि आपका सेरिबैलम अभी उस चीज के लिए कंट्रोल नहीं हुआ है, ठीक है। समझ में आ रही बात? जैसे जैसे धीरे धीरे आप उसको ट्रेन कर देते हो तो आप साइकिल से फिर गिरते नहीं हो, आराम से हवाई जहाज बना देते हो साइकिल का, ठीक है। फिर प्रिसीजन ऑफ वॉलेंट्री एक्शंस, वॉलेंट्री एक्शंस का प्रिसीजन कौन करवाता है? सेरिबैलम। वो एक्शंस जैसे आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं वो कितने प्रिसाइज होंगे, कितने एक्यूरेट होंगे, उनको कौन संभाल रहा है? उनको सेरिबैलम। पता है बंदूक से शूटिंग करते हो ना, तो शूटिंग में भी तो आपको बहुत प्रिसीजन लेना है, आपको अपना बैलेंस बनाना पड़ेगा ना, कहाँ बंदूक पकड़नी है, किधर निशाना साधना है, तो ये प्रिसीजन कौन करवाएगा? सेरिबैलम करवाएगा, ठीक है। पिकिंग पेन, पेन को उठाना, ठीक है, वॉकिंग, साइकिलिंग, रनिंग, दिस ऑल कम्स इन दी, क्या बोलते हैं आपके, ये कौन कंट्रोल कर रहा है? सेरिबैलम। फिर वो देखा ना, लोग पी के धड़म धड़म इधर उधर गिरते रहते हैं,
लेफ्ट राइट इधर उधर धड़ाम धड़ूम गिरते रहते हैं, तो उनका सेरिबेलम जो है ना वो आउट ऑफ माइंड हो जाता है, मतलब उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। ठीक है, तो सेरिबेलम के बैलेंस बिगड़ने की वजह से हम बेवड़ापन क्रिएट करते हैं, यूं गिर रहे हैं, उधर गिर रहे हैं, ऐसा गिर रहे हैं। ठीक, समझ में आ गई बात। अब मेडुला की बात करते हैं। तो मेडुला जो है आपकी इनवॉलेंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। ये जो तीन लिखे हैं ना एंड ब्रेन के तीनों पार्ट, ये पेपर में जरूर आएंगे, इनमें से किसी एक का या तीनों के तीनों पेपर में जरूर आएंगे, ओपन बैट होती है इन पे। ठीक है, तो कंट्रोल्स इनवॉलेंटरी एक्शंस। मेडुला क्या करता है, आपके जितने भी इनवॉलेंटरी, सारे नहीं, कुछ इनवॉलेंटरी एक्शंस जैसे ब्लड प्रेशर इनवॉलेंटरी है, तुम्हारी कंट्रोल में नहीं है। सेलिवेशन, लार टपक जाना, मस्त समोसा खा रहा है कोई, यूं मुंह से पानी भरा है मुंह पानी से, लार। ठीक है, वोमिटिंग, उल्टी हो जाना, ये सब क्या है, मेडुला कंट्रोल कर रहा है इनको। मेडुला, मेडुला में भी मेडुला ऑब्लंगेटा। ठीक है, फिर बात आती है पॉन्स की। तो पॉन्स भी आपके कुछ इनवॉलेंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन को रेगुलेट करता है आपका कौन, पॉन्स। ठीक है, और इसके अलावा पॉन्स आपके इनवॉलेंटरी एक्शंस, सॉरी रिफ्लेक्स एक्शंस को भी कंट्रोल करता है। ठीक है, बाद में वैसे तो रिफ्लेक्स एक्शन कहाँ से हो गया है, स्पाइनल कॉर्ड से। हाँ, स्पाइनल कॉर्ड से, लेकिन बाद में सिग्नल तो गया है ना, कहाँ गया है, पॉन्स को, इधर गया है पॉन्स को। ठीक है, अब देखो बेटा, प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो आपका जो ब्रेन है ना, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड बड़ी नाजुक सी, फ्रेजाइल टाइप की है, नाजुक, टूट सकता है। ठीक है, तो अब ब्रेन का प्रोटेक्शन जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ब्रेन जो है उसको प्रोटेक्ट करता है, ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड होता है। ठीक है, ठीक है, ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड होता है जो आपके ब्रेन को शॉक लगने से, शॉक मतलब झटका लगने से बचाता है, शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है। और इसके अलावा ब्रेन जो है आपका कहाँ बंद होता है, क्रेनियम में, यानी स्कल बॉक्स या ब्रेन बॉक्स में। और मैं जिस फ्लूइड की बात कर रहा हूँ ना, द फ्लूइड आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है, जो आपके ब्रेन को बचा रहा है। ठीक है, तो ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय अ फ्लूइड। ठीक है, सो द नेम ऑफ द फ्लूइड इज सेरिब्रल फ्लूइड। ठीक है, सेरिब्रल फ्लूइड। ठीक है, या कई लोग क्रेनियम फ्लूइड भी बोलते हैं, क्रेनियम फ्लूइड। ठीक है, तो आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम सेरिब्रल फ्लूइड और क्रेनियम फ्लूइड जो है। ठीक है, जनरली सेरिब्रल फ्लूइड ही बोलते हैं, कई लोगों को मैंने क्रेनियम फ्लूइड बोलते हुए सुना है। ठीक है, तो वो आपके ब्रेन को शॉक, झटका, मान लो किसी ने आपके सिर के ऊपर एकदम जोर से अटैक से रॉड मार दी, तो एकदम पागल थोड़ी हो जाते हो, तो उस झटका लगा जो ब्रेन के ऊपर अचानक। तो देखो सेरिब्रल फ्लूइड कैसे मिलेगा, पहले स्कल है, स्कल के अंदर आपका सेरिब्रल फ्लूइड है, उसके बाद ब्रेन है। समझ में आ गई बात। ठीक है, तो जैसे पिलो फाइट खेलते हैं ना, सिर पे तकिया मारते हैं, और हमारा ब्रेन टूटता फूटता क्यों नहीं, पहले तो खोपड़ी में लगा, हड्डी की बनी, मजबूत एकदम। उसके बाद अगर मान लो कुछ शॉक जो है उसके अंदर से निकल गया, तो अंदर है बहुत सारा फ्लूइड, सेरिब्रल फ्लूइड, वो उस पूरे शॉक को एब्जॉर्ब भी कर जाता है, झटके को एब्जॉर्ब कर जाता है। ठीक है, आपकी जो बाइक के सस्पेंशंस होते हैं ना, आपको लगता है वो स्टील के हैं तो स्टील के, लेकिन उनमें एक्चुअल में एक तरीके का फ्लूइड भरा जाता है। ठीक है, तो फ्लूइड क्या करता है, उस जैसे तुम झटका लगता है बाइक को, तो पूरे उस झटके को पूरे उस पाइप के अंदर जो फ्लूइड भरा है उसमें बांट देता है, और वो फैला देता है शॉक को, वो आपके अंदर फिर बाइक की बॉडी पे इतना महसूस नहीं होने देता। अब स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन की बात करें तो प्रोटेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, तो स्पाइनल कॉर्ड इज इनक्लोज इन वर्टिब्रल कॉलम। स्पाइनल कॉर्ड कहाँ बंद होती है, देखो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है छोटी छोटी बोन्स, जिन्हें हम वर्टिब्रे बोलते हैं। आपकी स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर छोटी छोटी बोन्स हैं जिन्हें अपन वर्टिब्रेस बोलते हैं, उनके नीचे छुपा है आपका स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, उनके नीचे कौन छुपा है, आपका स्पाइनल कॉर्ड। तो इस तरीके से आपका स्पाइनल कॉर्ड भी बचा रहता है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन बिटवीन नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यू, नर्वस और मस्कुलर टिश्यू के बीच में कोऑर्डिनेशन कौन बिठाता है, तो जब भी आप वॉलंटरी एक्शंस लेते हो तो ब्रेन को एक मैसेज भेजना होता है मसल्स को, क्योंकि
क्योंकि वॉलेंट्री एक्शंस मसल्स के द्वारा करवाओगे। वॉलेंट्री एक्शंस को एग्जीक्यूट कौन करता है, करता कौन, परफॉर्म कौन करता है कि मसल्स। लिखना है हाथ, चलना है पैर, नाचना है पैर, समझ में आ रही है, हाथ भी। तो मसल्स, ब्रेन किसको सिग्नल भेजेगा, मसल्स को। तो द कम्युनिकेशन बिटवीन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड एंड द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के बीच में ये एक जो लिंक है, जो लिंक बना रहा है, उस सिस्टम को बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जैसे आपका कंप्यूटर है, कंप्यूटर का मेन थिंकिंग पार्ट क्या है, सीपीयू, ठीक, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हमारी बॉडी में उसे सीएनएस बोलते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। बट उसके बाद माउस है, कीबोर्ड है, ठीक है, इन्हें पेरिफेरल डिवाइसेस बोलते हैं। अगर आपको कभी कंप्यूटर में पढ़ाया तो पेरिफेरल डिवाइसेस, माउस हुआ, सीपीयू हुआ, सीपीयू नहीं, माउस, कीबोर्ड, ये आपके पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, और स्पीकर पेरिफेरल डिवाइसेस है ना। तो ऐसे ही आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम और बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के बीच, ठीक है, कम्युनिकेशन कराने का काम जिस चीज का है उसको बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और इसके अंदर होती हैं आपकी क्रेनियल नर्व्स, वो नर्व्स जो पार्ट से ब्रेन और ब्रेन से उन पार्ट्स तक के बीच एक जंक्शन बना रही हैं। अराइजिंग फ्रॉम दी ब्रेन, कहाँ से अराइज होती है, ब्रेन से, एंड स्पाइनल नर्व्स। देखो क्रेनियल नर्व्स कहाँ से आएंगी, ब्रेन से, क्योंकि क्रेनियम फ्लूइड कहाँ है, ब्रेन के अंदर। तो क्रेनियल नर्व्स कहाँ से निकलती है हमारी, ब्रेन से। और स्पाइनल नर्व्स नाम से ही पता चल रहा है कहाँ से निकलेंगी, स्पाइनल कॉर्ड से। तो द ब्रेन thus allows us to think and take actions based on that thinking। तो ब्रेन क्या करता है फिर, हमें अलाउ करता है थिंक, सोचने के लिए, और एक्शंस लेने के लिए, जो हमने थिंकिंग, जो सोचा है उसकी बदौलत, उसके हिसाब से, ठीक है, हम जो सोच रहे हैं उसके हिसाब से हम एक्शंस लेंगे। तो ब्रेन बोलता है भाई ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो दिस इज अकम्प्लिश्ड थ्रू अ कॉम्प्लेक्स डिजाइन, ये सब एक बहुत कॉम्प्लेक्स डिजाइन से होता है, ठीक है। और ब्रेन के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं अलग अलग सेंसरी ऑर्गन से। सिर्फ सांप को देख लेने मात्र से आप दौड़ने नहीं लग जाओगे, उसे मारने नहीं लग जाओगे, ठीक है। आपकी ब्रेन, आंखों ने देखा कि सांप है, ठीक है, तो आंखें फिर ये भी तो देख रही हैं आगे कि वो सांप मेरी तरफ आ रहा है कि पीछे जा रहा है, दूसरी तरफ जा रहा है। तो भैया वो तुम्हारी तरफ आ ही नहीं रहा, तो तुम उसको क्यों मारोगे, तुम क्यों उससे डर के भागोगे, ठीक है। तो वही कह रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट इनपुट आउटपुट, पहले सांप देखा, फिर देखा सांप दूसरी तरफ जा रहा है, एक बार इनपुट कुछ और था, तब आप चारे देख लाठी से मार दें इसको, फिर देखा सांप तो तुमसे दूर जा रहा है, दूसरा इनपुट हो गया, है ना, तो आउटपुट भी दूसरा हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए थिंकिंग विंकिंग बहुत कॉम्प्लेक्स पार्ट हो जाता है, और ब्रेन इन सब कुछ बहुत सोच समझ के करता है। आपको किसी ने थप्पड़ मार दिया, आप झटके से उसको थप्पड़ नहीं मारते, आप सोचते हो, समझते हो, फिर ही मारते हो ना, है ना। तो बात करते हैं, देखो होता कैसे, ब्रेन काम कैसे कराता है। तो ब्रेन सबसे पहले स्टिमुलस देखता है, चेंज देखता है एनवायरनमेंट में। तो जैसे हम स्टिमुलस देखते हैं, कोई एनवायरनमेंट में चेंज देखते हैं, तो हमारे सेंस ऑर्गन उसको देखते हैं। जैसे आंखों ने देखा या कुछ सुना, ठीक है, सुना तो ईयर ने और देखा तो आंखों ने, फिर वहां से जो भी सेंसरी नर्व जा रही है, अगर कानों ने सुना है तो ऑडिटरी नर्व होगी जो ब्रेन तक जाएगी, और आंखों ने देखा है तो ऑप्टिक नर्व होगी जो ब्रेन तक जाएगी उस सिग्नल को लेकर, ठीक है, उस सिग्नल को लेकर। तो देखो अब सेंसरी नर्व हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके जाएगी, यहाँ ब्रेन भी होगा या स्पाइनल कॉर्ड भी होगा, कुछ स्पाइनल कॉर्ड तक जाएगी, कुछ ब्रेन तक जाएगी। स्पाइनल कॉर्ड देखेगा भाई झटके से काम करना नहीं है, ब्रेन को भेजो, सोचने समझने का काम। तो अब सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है, प्रोसेस करता है। पहले रिसीव करेगा इन्फॉर्मेशन को, फिर उसको देखेगा, समझेगा क्या करना है, प्रोसेसिंग कर दी उसकी कि भाई सामने वाले ने थप्पड़ मारा है और सामने वाला इससे बड़ा है, इसकी गलती पे थप्पड़ मारा है, ठीक है। तो अब उसको बोलेगा भाई इसको मारना नहीं है, सॉरी बोलना है, इसको थप्पड़ खा लिया, आप सॉरी भी बोलो। तो ये प्रोसेस हो गया, डिसीजन भी बन गया, सॉरी बोलो, थप्पड़ खाने वाला सॉरी बोलेगा, डिसीजन बन चुका है, ठीक है। फिर रिस्पॉन्स जनरेट होगा, ठीक है, फिर आप रिस्पॉन्स करने के लिए तैयार होगे कि भैया सॉरी तो बोलना पड़ेगा। तो सॉरी बोलना पड़ेगा तो ये क्या होगा, मोटर नर्व बोलेंगी चालू हो जाओ, और सॉरी कहाँ से बोलोगे, जीभ से, टंग इज अ मस्कुलर
टंग इज अ व्हाट, मस्कुलर टिश्यू है ना टंग तो, ठीक है, टंग भी तो एक मस्कुलर ऑर्गन है। तो भैया फिर वो मोटर नर्व्स उस सिग्नल को लेके आएंगे आपकी जीभ पे, फिर आप जीभ चलाओगे अपनी, सॉरी सर, ठीक है। तो जीभ चलाओगे तो जीभ के अंदर कुछ स्पेशल प्रोटीन्स होती हैं जिनको अपन, जीभ या किसी भी मसल के अंदर स्पेशल प्रोटीन होती हैं जिनको नाम दिया गया था कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन। क्या नाम दिया गया था? कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन, ठीक है। तो कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन जो है एक्टिवेट हो जाएंगी, यहाँ पे देखो कॉन्ट्रेक्टाइल, तो वो एक बार आपकी जीभ को कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, एक बार रिलैक्स करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, रिलैक्स करेंगी। तो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन से, रिलैक्सेशन ऑफ टंग से एक वर्ड बनेगा सॉरी। तो आप मसल्स को शॉर्ट करके सॉरी बोल दोगे, रिस्पॉन्स जनरेट हो गया। मैंने कहा ठीक है जा बेटा, माफ किया। बात समझ में आई बेटा? क्यों?